Hello students, how are you? I am going to discuss with you another chapter from your class 8 science book that is chapter number 17, and the topic of this chapter is stars and the solar system. In this video we are going to discuss our solar system, the stars, the constellations and lots of other things related to the space. Fine, so let us start this chapter. पहेली एंड बूझो विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज ड्यूरिंग द समर ब्रेक। तो पहेली और बूझो जो है समर ब्रेक के दौरान, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या नाना नानी के घर गए। फाइन, सो आफ्टर डिनर दे वेंट ऑन टू द रूफ ऑफ द हाउस। इट वॉज अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट। तो क्या होता है कि जैसे जो विलेज एरियाज़ होते हैं जनरली लोग बाहर सोते हैं, जैसे हम लोग अपने घरों में ही सोते हैं ना हमेशा। तो गाँव में क्या होता है कि काफ़ी ओपन स्पेसेस रहते हैं और गर्मियों के दिनों में खासकर लोग बाहर छतों पे सोना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, खुले में ज़्यादा पसंद करते हैं रहना गाँव में, क्योंकि उनके पास काफ़ी ओपन स्पेसेस रहते हैं। तो पहेली एंड बूझो जो है डिनर के बाद जब छत पे गए, आप भी कभी जाइएगा, ठीक है, अगर आप शहर में भी रहते हैं तभी भी आप जाइएगा कि कभी रात के खाने के बाद जो है आप बाहर निकलिए और आसमान को देखिए। अगर जिस दिन आसमान बिल्कुल साफ़ हो, बादल ना हो खासकर, तो आपको बहुत सारे तारे देखने को मिलेंगे टिमटिमाते हुए। ठीक है, चांद भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग हम में से ये इवेंट मिस करते हैं बिकॉज़ हम जो है घरों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं और शाम के बाद हम घर के अंदर आ जाते हैं और रात में हम बाहर निकलते हैं नहीं, तो हमें पता ही नहीं लगता कि चाँद और तारों की दुनिया क्या है। ठीक है, तो जब गांव जाते हैं तब उन्होंने ये जो है इवेंट एनकाउंटर किया पहेली और बूझो ने। तो उन्होंने देखा कि दे वर सरप्राइज टू सी अ लॉट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई। तो ऐसा जो है उन्होंने सीन कभी देखा नहीं था शहर में, क्योंकि वो तो घर के अंदर रहते थे, है ना। सो दे हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन इन देयर सिटी। तो सिटी में एक तो है ये बात कि लोग घरों में रहते हैं, ठीक है, रेयरली ही वो रात में बाहर निकल करके आते हैं। ठीक है, और आते भी हैं तो उनके पास इतना फ्री टाइम नहीं रहता कि वो ऊपर भी देखें, है ना। लेकिन गांव में क्या है, लेज़ी टाइम रहता है, इस वजह से लोग बाहर भी रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सिटीज़ में काफ़ी एयर पोल्यूशन रहता है। गांव में क्या है, एयर क्लीन रहती है और इस वजह से क्या है कि जो नाइट स्काई है वो गांव के एरिया में काफ़ी क्लियर होती है और सुंदर लगती है एज़ कम्पेयर टू द सिटीज़। क्योंकि सिटीज़ में क्या है, हर जगह फ्लड लाइट्स लगी रहती है, रोड लाइट्स लगी रहती है, स्ट्रीट लाइट्स लगी रहती है, कहीं पे बड़े बड़े मैरिज हॉल्स होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं रात में, तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस भी रहती है स्काई में। तो इस वजह से नाइट स्काई उतनी खूबसूरत नहीं लगती जितनी कि गांव में लगती है, क्योंकि गांव में चारों तरफ पूरा एकदम कंप्लीट अंधेरा रहता है। तो इस वजह से गांव की जो रात का जो सीन है नाइट का, वो थोड़ा सा और ज़्यादा सुंदर लगता है, ब्यूटीफुल लगता है ना, क्योंकि बिल्कुल कंप्लीट अंधेरा रहता है। सो अब इस तरह का सीन जो है, जैसा आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, बूझो और पहेली को इस तरह का सीन कुछ दिखा कि रात में खूब सुंदर सुंदर तारे जो हैं वो आसमान में टिमटिमा रहे हैं। सो पहेली वंडर्ड why the village sky was so different from the night sky in the big cities. Her grandfather explained that due to bright light, smoke and dust, the sky in big cities is rarely clear. तो उसके दादाजी ने समझाया क्योंकि शहरों में बहुत ज़्यादा लाइट रहती है, धूमधाम रहती है, हर जगह स्ट्रीट लाइट जलती है, फ्लड लाइट्स जलती हैं, तो इतना कंप्लीट अंधेरा हो पाना पॉसिबल नहीं है। और प्लस शहरों में, सिटीज़ में देयर इज़ लॉट ऑफ पोल्यूशन, स्मोक, डस्ट इन द एटमोसफेयर, सो द नाइट स्काई, द विजिबिलिटी ऑफ द स्टार्स एंड द skies get hampered by these kind of smoke and dust in the atmosphere. Fine. He also identified some objects seen in the sky and told stories. So grandparent जो थे पहेली और बूझो के, उन्होंने आसमान में बहुत सारे एसोसिएटेड जो स्टार्स होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, जो दंत कथाएँ, जो लोक कथाएँ चलती हैं यूजुअली लोगों में, वो उससे रिलेटेड स्टोरीज बूझो और पहेली को सुनाई। फाइन, so night sky watching can be a fascinating experience at a place where there are no bright lights and the atmosphere is clear. तो नाइट लाइट विजन, जो नाइट
स्काई वॉचिंग जिसको कह रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। आप भी कभी देखिएगा, ठीक है, जब मौसम साफ़ हो या जिस दिन, अगर आप सिटीज़ में रहते हैं तो जिस दिन बारिश हुई हो और आसमान साफ़ हो और तारे निकले हों तो आप देखिएगा, आपको बहुत खूबसूरत लगेगा उस दिन, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों की ये हॉबी भी है कि जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपकी हॉबी क्या है, तो कोई कहता है सिंगिंग है, डांसिंग है, कुकिंग है, पेंटिंग है, देन दिस इज़ ऑल्सो हॉबी। नाइट स्काई वॉचिंग और स्टार्स के जितने पैटर्न्स बनते हैं, स्टार्स के बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं और बहुत सारे स्टार्स जो है किसी एक खास दिशा का पहचान भी है। इन सब चीज़ों को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो ये भी एक हॉबी है बहुत सारे लोगों की, नाइट स्काई वॉचिंग, फाइन। So maybe you can also make this one your hobby. Look at the sky on a dark night. Look at the sky on a dark, clear night. You see the entire sky dotted with countless stars, some bright and some not so bright. Observe them carefully. तो किसी बहुत काली अंधेरी रात को आप जो है आसमान को देखिए, आपको बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत सीन दिखेगा, आपको बहुत फैसिनेटिंग लगेगा और बहुत सारे तारे दिखेंगे, काउंटलेस नंबर ऑफ स्टार्स को गिना नहीं जा सकता, इतने सारे स्टार्स हैं। तो कुछ चमक रहे होंगे, कुछ ज़्यादा चमक रहे होंगे, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट होंगे, कुछ बहुत डिम होंगे। तो सबको आप ऑब्जर्व करिए, देखिए कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या हर एक तारा कुछ ना कुछ आपको कहता हुआ नज़र आएगा कि इसका ये क्या चीज़ सिंबलाइज करता है, ये क्या चीज़ बताता है, ठीक है। सो डू ऑल ऑफ देम अपीयर टू ट्विंकल। तो आप जब स्टार्स को देखोगे, ध्यान से देखेंगे, तो बहुत सारे आपको स्टार्स बिल्कुल कांस्टेंट जल रहे होंगे और कुछ ट्विंकल कर रहे होंगे, मतलब जैसे लग रहा होगा कि जल रहा है, कुछ आग जल रही, हिल रहा है, कुछ उसके अंदर हिल रहा है ना, उसी प्रोसेस को ट्विंकलिंग कहते हैं। तो कुछ स्टार्स आपको देखेंगे कि वो कंटिन्यूस जल रहे हैं, वो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्यों है? कुछ स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं और कुछ स्टार्स ट्विंकल नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? बिकॉज डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल? द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स। तो जैसे हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं ना, अर्थ के अलावा मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। 9 प्लैनेट्स हैं, अब 10 है शायद। तो ये प्लैनेट्स भी जो है, जैसे अर्थ जो है सूरज के चक्कर काटती है, वैसे ये प्लैनेट्स भी सूरज के चक्कर काटते हैं और रात में ये भी हमको ब्राइट लाइट की तरह दिखते हैं। जैसे मून हमको ब्राइट दिखता है ना, वैसे ये प्लैनेट्स भी हमको ब्राइट दिखते हैं, लेकिन ये ट्विंकल नहीं करते हैं। और जो स्टार्स हैं वो ही ट्विंकल करते हैं। जैसे जो सन है वो भी एक तरीके का स्टार है, तो सन के ही जैसे बहुत सारे स्टार्स हमारे इस यूनिवर्स में हैं और वो क्योंकि हमसे बहुत दूर हैं, इस वजह से हमको बहुत छोटे से दिखते हैं और वो ट्विंकल करते हैं। तो इस तरीके से हज़ारों, लाखों, करोड़ों सन की तरह स्टार्स हैं और वो ट्विंकल करते हुए हमें अर्थ से दिखाई देते हैं रात में। और जो ट्विंकल नहीं करते हैं, दे आर प्लैनेट्स, फाइन। सो द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। तो मून इज़ द ब्राइटेस्ट, सबसे ज़्यादा तेज तो मून ही चमकता है ना, सबसे बड़ा और सबसे ब्राइटेस्ट है। द स्टार्स, द प्लैनेट्स एंड द मून एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स आसमान में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, including the planets, the stars, the moons and many other things, anything which appear in the night sky, जो भी हम आसमान में देखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, फाइन। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो जो भी आसमान में हमको दिखाई देते हैं, दे आर ऑल नोन as collectively they are known as celestial object. It is a common word for all the objects which occur in the sky. The study of celestial objects and the associated phenomena is called astronomy. तो इन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी को और इनसे एसोसिएटेड फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इस ब्रांच को एस्ट्रोनॉमी। जैसे हम बायोलॉजिकल लिविंग थिंग्स की स्टडी को या लिविंग थिंग्स से एसोसिएटेड जो भी ब्रांचेस हैं उनकी स्टडी को हम बायोलॉजी, एक ब्रॉड टर्म में बायोलॉजी कहते हैं, वैसे ही सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को और उनसे रिलेटेड जो भी फिनोमिना होती है उन चीज़ों की स्टडी की जो ब्रांच है साइंस की, उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं ना हमें एस्ट्रोनॉट बनना है, एस्ट्रोनॉमर बनना है, तो ये एस्ट्रोनॉमी वही ब्रांच है, ठीक है।
इन एंशियंट इंडिया आवर एंसेस्टर्स परफॉर्म मेथोडोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्काई। तो एंशियंट इंडिया में क्या था कि बहुत ही बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हुए जिन्होंने कि इन नाइट स्काई को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व किया, इसके ऊपर जो है अपनी कैलकुलेशंस किए और उन्होंने बहुत ही रियलिस्टिक प्रिडिक्शंस किए, मतलब दे हैव प्रिडिक्टेड द थिंग्स एज इफ दे हैव गॉन थ्रू ऑल दिस, सच अ फाइन प्रिडिक्शन वाज दैट। ठीक है, सो देयर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वाज हाईली एडवांस फॉर देयर टाइम। Passage of the sun, stars, moon and planets in the sky help them to devise calendars and almanacs। तो इन प्लैनेट्स के मूवमेंट को, उनके निकलने को और उनके आने जाने की जो प्रोसेस उनको बहुत ध्यान से उन्होंने देखा और ऑब्जर्वेशंस बनाई अपनी। ठीक है, और इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने बहुत सारे कैलेंडर्स बनाए। जैसे हमारे देश में हिंदू कैलेंडर चलता है और बहुत सारे रीजनल कैलेंडर्स भी चलते हैं ना, तो ये सब इन्हीं एस्ट्रोनॉमी की जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, उनकी स्टडीज़ थी, उन्हीं स्टडीज़ के ऊपर बेस ये सारे कैलेंडर्स हैं। ठीक है, तो उस समय के हिसाब से जबकि कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं थी, मून पे भी कोई गया नहीं था, इवन अर्थ के बाहर भी कोई गया नहीं था, उस समय तो कोई रॉकेट वगैरह था नहीं, लेकिन मतलब अब देख के ही उन्होंने इतनी सारे कैलकुलेशंस कर डाली थी। और जब आज हम रियल टाइम में जाते हैं वहाँ पे तो हमें ऑलमोस्ट उनकी कैलकुलेशंस बिल्कुल सही मालूम पड़ती है कि दे हैव कैलकुलेटेड द राइट थिंग। ओके, सो these were often used by people in their day-to-day conduct and a better understanding of climate and rainfall pattern for timely sowing and choice of crops, fixing the dates of seasons and festivals। तो ये सारे कैलेंडर्स जो बहुत टाइम तक उन्होंने ऑब्जर्वेशंस पे बनाई, ये सारे कैलेंडर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, खासकर सीजनल चीज़ों के लिए, जैसे कि क्रॉप्स हमें कब ग्रो करना है, कौन सा फेस्टिवल कब मनाना है, होली कब मनानी है, दिवाली कब मनानी है, पोंगल कब मनाना है, बैसाखी कब मनानी है। ऑल दीज फेस्टिवल्स आर बेस्ड अपॉन दीज कैलकुलेशंस और ये जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है खासकर सीजन से रिलेटेड चीज़ों के लिए। फाइन, लेट अस ऑल्सो मेक सम ऑब्जर्वेशंस ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड लर्न अबाउट देम। तो हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी कुछ ऑब्जर्वेशंस अब पढ़ेंगे और क्या है वो, ठीक है, उनको अच्छे से जानेंगे। तो इस टॉपिक में सबसे पहले जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आ रहा है वो है हमारा द मून, यानी चांद जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो मून को हम स्टडी करेंगे कि मून जो है इतना चमकता क्यों है, इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है और स्टार्स से जो भी हमें नाइट स्काई में दिखते हैं। फाइन, सो ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूसली फॉर सेवरल नाइट्स, प्रिफरेबली फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट मून। तो एक महीने के लिए आप जो है ये जो मून है इसको पूरे अच्छे से ऑब्जर्व करिए कि कैसे कैसे मून जो है किस दिन, मतलब हर रोज़ आपको जो है एक टाइम बना लेना है कि मुझे जो है जाना है और मून को देखना है। रात को 11 बजे जाइए और देखिए कि मून का जो साइज़ क्या है और वो कहाँ है, किस दिशा में है। ठीक है, observe the moon continuously for several nights, preferably from one full moon to the next. Make a sketch of the moon every night in your notebook and note the day from the day of the full moon. Also note every day the part of the sky east or west in which the moon is seen. तो कभी आपको लगता होगा कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो कभी हमने ये तो पढ़ा ही नहीं ना कि मून राइजेज इन द ईस्ट और मून राइजेज इन द वेस्ट, ऐसा तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो सन है उसका जो राइजिंग इवेंट है वो फिक्स है, वो हमेशा ईस्ट से ही उगता है, लेकिन मून का ऐसा नहीं है। मून जो है एक बारी जो है वो आपको ईस्ट से उगता हुआ दिखाई देगा 15 दिन, और 15 दिन जो है वो वेस्ट से उगता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है। तो मून का जब आप पैटर्न एक महीने तक इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे तो आपको कभी मून गोल दिखेगा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर एक दिन बिल्कुल ही गायब हो जाएगा और फिर अगले दिन से फिर से वो जहाँ से वो डूबा था उसी दिशा से वो फिर से बढ़ना शुरू होगा और फिर से वापस वहीं फुल मून हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मून का एक पूरा कंप्लीट साइकिल जो है आप देखेंगे। ठीक है, जैसे ये लड़की जो है ऑब्जर्वेशंस ले रही है कॉपी में, एक महीने के लिए आप भी मून की साइज़ और लोकेशन
वो किस दिशा से होगा ये आप ड्रॉ करिए, ठीक है। तो ये आपको एक आपकी हॉबी भी है, ठीक है, आप नाइट स्काई देखना सीख जाएंगे। फाइन। इज देयर अ चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे? आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू बी प्रेफरेबली राउंड? तो क्या चेंज होता है मून के शेप में? एक दिन और दूसरे दिन में कुछ अंतर दिखता है आपको? यस, कभी आपको एक दिन ऐसा आएगा जब मून बहुत चमकदार, बहुत सुंदर और बिल्कुल राउंड दिखेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि मून बिल्कुल ही कम दिखेगा, बिल्कुल एक लाइन के बराबर दिखेगा, और फिर अगले दिन मून दिखेगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो ये है पैटर्न, मून इतना बदलता रहता है, जबकि स्टार्स तो इतना नहीं बदलते, है ना। सो आर देयर डेज व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल इवन इफ द स्काई इज क्लियर? यस, देयर आर डेज यू विल ऑब्जर्व कि कुछ दिन ऐसे भी होंगे जिस दिन चांद दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है। द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे। तो जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इज नोन एज फुल मून डे। जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है, पूरा एकदम गोल सा चांद ऐसे दिखाई देगा ना, उस दिन आप उसको कहेंगे फुल मून डे। फाइन। Thereafter, every night the size of the bright part of the moon appears to become thinner and thinner. जिस दिन पूरा चांद होगा फिर उसके अगले दिन जो है चांद का इतना हिस्सा नहीं दिखाई देगा, फिर इतना हिस्सा नहीं दिखाई देगा, फिर इतना हिस्सा नहीं, फिर इतना हिस्सा नहीं, फिर इतना हिस्सा नहीं, फिर लास्ट में आपको इतना सा दिखाई देगा, फिर चांद बिल्कुल गायब हो जाएगा उसके बाद, है ना। 15 दिन तक ऐसा चलेगा, फिर 15 दिन के बाद फिर से चांद उगना शुरू होगा। तो ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल होती है 29 डेज की ऑलमोस्ट, ठीक है। सो ऑन द 15th डे द मून इज़ नॉट विजिबल। तो 15वें दिन जो है मून इज़ नॉट विजिबल, 15th डे मून इज़ नॉट विजिबल। दिस डे इज़ नोन एज द न्यू मून डे। तो जिस दिन मून पूरी तरीके से नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल अंधेरी रात हो जाएगी, उस दिन को क्या कहते हैं हम? उस दिन को कहते हैं न्यू मून डे। न्यू मून डे, जिस दिन चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उस दिन न्यू मून डे कहते हैं। द नेक्स्ट डे ओनली a small portion of the moon appears in the sky and this is known as the crescent moon. Fine, this word is very important, crescent moon. तो जिस दिन चांद नहीं दिखाई देगा उसको फुल मून डे कहेंगे, और उसके नेक्स्ट डे जब चांद बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे, बिल्कुल ऐसे लाइन जैसा ऐसे करके ऐसे दिखाई देगा, बिल्कुल हल्का सा, तो उसको कहते हैं क्रीसेंट मून डे, ठीक है, क्रीसेंट मून कहते हैं। देन अगेन द मून ग्रोज लार्जर एवरी डे। ऑन द 15th डे वंस अगेन वी गेट अ फुल व्यू ऑफ द मून। तो आप 15 दिन में मून धीरे धीरे छोटा हो गया, फिर क्या होगा? फिर अगले दिन से वो एक दिन गायब हो जाएगा 15वें दिन, फिर अगले दिन 16वें दिन वो फिर से धीरे 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 बढ़ना शुरू करेगा, वहीं से जहाँ से वो डूबा था वहीं से बढ़ना शुरू करेगा, जहाँ से धीरे धीरे करके वो बड़ा हो जाएगा, और फिर से 15वें दिन जो है वो फुल मून डे होगा। फाइन। सो द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग द मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। तो जो ये अलग अलग शेप हैं चांद के, उनको कहते हैं फेजेस ऑफ द मून, ठीक है। फेजेस ऑफ द मून प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर सोशल लाइफ। ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द फेजेस ऑफ द मून। तो फेजेस ऑफ द मून हमारी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, विशेषकर इंडिया में, क्योंकि हमारे लगभग सारे ही हिंदू फेस्टिवल्स, इवन बहुत सारे दूसरे रिलीजन के फेस्टिवल्स भी जो है चांद को देख के ही डिसाइड होते हैं, ठीक है, चांद से ही रिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं। फाइन। सो फॉर एग्जाम्पल के तरफ पे अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू द न्यू मून डे। जिस दिन चांद नहीं दिखाई देता, अमावस्या की रात होती है, उस दिन दिवाली मनाई जाती है। उस पर्टिकुलर मंथ के उस दिन को हम दिवाली की तरह मनाएंगे, ये पहले से डिसाइडेड है, ठीक है। सो बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक्स बर्थडे आर सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे। इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती जो है हम पूरे चांद वाले दिन, जिस दिन पूर्णिमा की रात होती है, उस दिन मनाते हैं, ठीक है। महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड ऑन 13th नाइट ऑफ वैनिंग मून। तो जिस दिन मून का जो दूसरा वाला पक्ष रहता है, ठीक है, तो 13th नाइट को हम शिवरात्रि मनाते हैं। ईद उल फितर इज ऑब्जर्व ऑन द डे फॉलोइंग द साइड ऑफ क्रीसेंट मून। तो क्रीसेंट मून, जब हल्का सा चांद, जब फुल मून होता है फिर उसके अगले दिन क्रीसेंट वाला चांद होता है, तो उसके अगले दिन हम ईद उल फितर मनाते हैं। तो ये देखिए कि कितने सारे फेस्टिवल्स जो हैं जो इंडिया में मनाए जाते हैं, दे आर डायरेक्टली लिंक विद द मून।
मून के फेजेस पे ही डिपेंड करता है। अगर जैसे कभी आपने सुना होगा कि हम आज ईद नहीं मना रहे हैं क्योंकि कल हमें चांद नहीं दिखा था, तो जब चांद दिख जाता है, क्रिसेंट मून दिख जाता है, तभी ईद मनाई जाती है। अगर चांद नहीं दिखता है बाय द वे, तो अगले दिन ईद नहीं होती, फिर अगले दिन चांद का वेट होता है। अगर उस दिन दिख जाता है तो उसके अगले दिन मनाई जाती है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फेजेस ऑफ मून इन आवर इंडियन सोसाइटी। फाइन। So the time period between one full moon to the next full moon is slightly longer than 29 days. In many calendars this period is called a month. तो एक full moon से दूसरे full moon तक आने में almost जो है वो 29 days का time लगता है. The time period between one full moon to the next full moon is slightly longer than the 29 days. In many calendars this period is called a month. इसको एक month की तरह लिया जाता है, ठीक है. So why does the moon change its shape every day? तो मून जो है वो शेप चेंज करता है हमेशा हर रोज़। जो हमने कहा कि फेजेस ऑफ मून है, पूछो का सवाल है कि हर समय जो है मून अपना शेप चेंज क्यों कर लेता है। भाई ऐसे कैसे होता है कि वो अपना शेप चेंज कर लेता है? कोई मतलब उसके पास कुछ है क्या ऐसा? तो उसके हाथ में नहीं है ऐसा, ठीक है। ये जो है एक फिनोमिना है, इसको हम समझते हैं कि कैसे जो है मून का हमें इतने सारे तरह का शेप जो है देखने को मिलता है। फाइन। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई फेजेस ऑफ द मून अकर। तो मून के इतने सारे फेज क्यों होते हैं ये हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 16 दैट द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। तो लाइट चैप्टर में हमने पढ़ा कि मून के पास तो खुद की लाइट है नहीं, वो चमकता क्यों है? क्योंकि सन की रेज उस पर पड़ती हैं और मून का जो सरफेस है वो बहुत ही रफ है, तो वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट हमें दिखती है उसी की वजह से हम समझते हैं कि चांद जो है वो चमक रहा है। बट चांद के पास खुद की लाइट नहीं है, वो सन की लाइट से चमकता है। फाइन। वेयर एज द सन एंड द अदर स्टार्स टू। लेकिन सन और दूसरे स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है। We see the moon because the sunlight falling on it gets reflected towards us. We therefore see only that part of the moon from which the light of the sun is reflected towards us. तो जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, फिगर 17.3, मून इज़ विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। ये ऑरेंज कलर का पोर्शन जो है ये आपको ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है, और ये मून है, ठीक है। तो मून जो है वो अर्थ की तरफ चारों चक्कर लगाता रहता है। हम तो जब सन की रेस मून पे पड़ती है तो जो हिस्सा, ये जो वाइट पोर्शन देख रहे हैं, ये सन की रेस यहाँ पे पड़ रही है और जो ब्लैक हिस्सा है यहाँ पे सन की रेस नहीं पड़ रही है। और तो इस वक्त पृथ्वी के इस वाले हिस्से में नाइट है और इस वाले हिस्से में डे है, पृथ्वी में भी। तो जब सन की रेज आएंगी तो इधर वाली ये नाइट स्काई है, तो यहाँ पे ये मून का चमकता हुआ हिस्सा हमें दिखेगा जब सन की रेज उस पर पड़ रही होती है ना। तो मून का हम वही हिस्सा देख पाते हैं जिसपे कि सन की रेज पड़ती है। तो यानी कि जो मून है इसके ऊपर, जिस हिस्से के ऊपर सन की रेस पड़ती है, हम केवल उतना ही देख पाते हैं। हम इसको अच्छे से समझेंगे कि कैसे जो है जो मून है वो अर्थ का कैसे चक्कर लगाता है, ठीक है, उसके पीछे को कौन से मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो इसको हम सबसे पहले करेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे, ठीक है, नहीं तो आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। सो टेक अ बिग बॉल, अरे पिक्चर, एक बहुत बड़ी बॉल ले लीजिए या पिक्चर यानी मटका ले लीजिए, ठीक है। पेंट हाफ ऑफ इट वाइट एंड हाफ ब्लैक, उसको आधा जो है वाइट पेंट कर लीजिए और आधा ब्लैक पेंट कर लीजिए, ठीक है। सो गो आउट इनटू द प्लेग्राउंड विथ 2 of your friends. Draw a circle or radius of 2 meters on the ground. Divide the circle into 8 equal parts as shown in figure 17.4. तो ये जो जैसे लड़का है इस तरीके से एक 2 मीटर का रेडियस का सर्कल बना लीजिए। सर्कल को 8 हिस्सों में बांट लीजिए। 1 2 3 4 5 6 8 हिस्सों में बांट लीजिए। 4 लाइन खींचेंगे तो 8 हिस्सों में बट जाएगा, ठीक है। सो स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. आस्क ए फ्रेंड टू होल्ड द बॉल at different points of the circle. Ask her to keep the white portion of the ball always towards the sun. If you are performing this activity in the morning, then the white portion of the ball should be kept towards the east. If the activity is being performed in the afternoon, then the white portion of the ball should be kept towards the west. In each case, the line dividing the white and the black portion is kept वर्टिकल. तो जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी देख रहे हैं आप, तो जैसे ये लड़कियाँ देख रहे हैं, एक बॉल को उन्होंने पिक्चर कर लिया आधा
आधा वाइट आधा ब्लैक कर लिया है, ठीक है। तो और ये गोले में ये बीच में खड़े हो गए। और इसमें यह है कि जो वाइट पोर्शन है इसको हमेशा सन की तरफ ही रखना है, सन की तरफ, कि ये चांद है और आप जो है पृथ्वी की तरह घूम रहे हैं, ठीक है। और ये आपका चांद है। और ये हमेशा सन की तरफ रहेगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला हिस्सा सन की तरफ रहेगा और आपका चक्कर ये बॉल लगा रहा है, ये लड़की इस सर्कल के ऊपर घूम रही है। तो इसको हमेशा सन की तरफ रखना है ताकि ये जो है हमेशा इस पर रोशनी आती रहे। तो जब आप देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप जो है मून का एक ही हिस्सा देख रहे हैं, ठीक है। हर बार आपको एक ही हिस्सा दिख रहा है। तो मून भी कुछ इसी तरीके से अर्थ का चक्कर लगाता है, ठीक है। स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑब्जर्व द विजिबल वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल वाइल योर फ्रेंड स्टैंड्स एट द पॉइंट ऑन द सर्कल मार्क अर्लियर। ड्रॉ द शेप ऑफ द वाइट पोर्शन एज यू see it. Compare your drawings with the different phases of the moon as shown in figure 17.5. तो जैसे जैसे ये घूमेगा, ठीक है, वैसे वैसे आप देखोगे कि आपकी भी परछाई इस पे पड़ रही है। तो आपको मून का जो शेप है वो भी अलग अलग दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून दिखाया गया है। ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो है वो मून जो है वो चक्कर लगाती है, ठीक है। तो जब यहाँ पे अर्थ के ऊपर सन की पूरी रोशनी आ रही है सूरज की, तो उस समय क्या है, हमको चांद नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमारे यहाँ डे है। तो और सन के ऊपर जो मून है उसके ऊपर जो लाइट ब्राइट साइड है वो इस साइड है और इधर डार्क साइड है। तो मून हमको ऐसे भी नहीं दिखाई देगा और यहाँ पे जो है वो डे है तो ऐसे भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। फिर जब मून इधर जाएगा, इस पोजीशन पे जाएगा, तो यहाँ पे कुछ हिस्सों में शाम हो रही होगी, ठीक है। पृथ्वी के भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन फुल मून और फुल जो है क्रिसेंट मून होता है, ठीक है। तो फिर जब मून जो है इधर आएगा तो ये वाला पोर्शन इसका ब्राइट हो जाएगा। फिर ये इस तरह की यहाँ वाली नाइट स्काई में ये इतना चांद दिखेगा। फिर जब मून इधर आएगा तो इधर की जो नाइट स्काई है उसमें मून ऐसे दिखेगा, ठीक है। फिर जब मून इधर आएगा तो यहाँ वाला यहाँ जो लोग रह रहे होंगे उनको मून पूरा ऐसे दिखेगा चमकता हुआ सा, ठीक है। ऐसे ही मून के डिफरेंट पोजीशंस होंगे और डिफरेंट जो है वो शेप्स मून लेता रहेगा। फाइन। सो रिमेंबर दैट द मून रिजॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो मून जो है वो अर्थ के चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी सन का चक्कर लगाती है वैसे मून अर्थ का चक्कर लगाता है। फाइन। द अर्थ अलॉन्ग विद द मून रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। मून को साथ में लेके, जैसे ये सन है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं ऑरेंज पोर्शन ये सन है। अर्थ जो है वो, पृथ्वी जो है वो सन का चक्कर लगा रही है ऐसे गोल गोल, और जो मून है ये वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। सो अर्थ accompanied by moon revolving around the sun. Okay, can you now guess the relative positions of the sun, moon and the earth on the day of full moon and on the day of the new moon? तो अब आपने एक अंदाज़ा लगा लिया होगा कि फुल मून डे यानी कि ये वाला दिन, जिस दिन हमको पूरा चांद दिखाई देता है, वो हम इस वाले पोर्शन में रहते हैं तो हमको इस तरह का पूरा चांद दिखाई देता है और सूरज यहाँ पे रहता है। और जिस दिन बिल्कुल अंधेरा रहता है उस दिन मून जो है वो यहाँ रहता है, ठीक है। और हम यहाँ रहते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता है, तो एक तरीके से ये वाला पोर्शन आप मान लीजिए, ठीक है। और जब हम यहाँ रहते हैं तो हमको इस तरह का चांद दिखाई देता है। फाइन। तो इस वजह से कभी लगता है कि चांद ईस्ट से निकलता है कि चांद वेस्ट से निकलता है। 15 दिन ईस्ट से निकलता है, 15 दिन वेस्ट से निकलता हुआ दिखाई देगा हमको, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 क्रिसेंट मून आपको दिखेंगे, यहाँ पे भी क्रिसेंट मून है, यहाँ पे भी क्रिसेंट मून है ना। तो इस वजह से कभी लगेगा ईस्ट से निकल रहा है, कभी वेस्ट से निकल रहा है। फाइन। सो दीज पोजीशंस इन योर नोटबुक, इन विच पार्ट ऑफ द स्काई वुड यू लुक फॉर द फुल मून? तो फुल मून को आप किस दिशा में देखेंगे, ठीक है। सो in which part of the sky would you look for the full moon? The size of the illuminated part of the moon visible from the earth increases each day after the new moon day, ठीक है। तो हमें जो है जनरली जो फुल मून है वो हमको कहाँ दिखता है, वो हमको ईस्ट डायरेक्शन में दिखता है। मतलब जहाँ से सूरज निकलता है हमें वहीं से हमें फुल मून भी हमें जनरली
उसी दिशा में हमको फुल मून दिखता है, ईस्ट डायरेक्शन में। फाइन। द साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीजेज ईच डे आफ्टर न्यू मून डे। आफ्टर द फुल मून डे द सनलिट पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीजेज इन साइज एवरी डे। ठीक है, अब हम पहेली का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहेली का क्वेश्चन? आई हैव हर्ड दैट वी नेवर सी द बैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, इज इट ट्रू? तो पहेली ने कहा कि मैंने कहीं सुना है कि हम मून का जो है एक ही हिस्सा देख पाते हैं, हमने कभी मून का बैक साइड देखा ही नहीं। मतलब आप जैसे अगर इसको समझे कि आपने हमेशा मेरा चेहरा ही देखा है, कभी मेरा पीछे वाला पोर्शन नहीं देखा, वैसे ही जो हमें मून चमकता हुआ सा दिखाई देता है ना, वो वही हिस्सा हमने आज तक देखा है। हमने ऐसा नहीं है कि मून का कभी बैक वाला हिस्सा भी वो सन के सामने आया और हमने बैक वाला भी हिस्सा कभी चांद का देखा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पहली ने ऐसा कहा। तो क्या ये सच है? ऐसा हो सकता है क्या? तो हम इस चीज़ को समझेंगे, कंफर्म करेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू, एक्टिविटी 17.3। ठीक है, तो हमको क्या करना है? ड्रॉ ए सर्कल ऑफ अबाउट 1 मीटर डायमीटर ऑन द ग्राउंड। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, यू रिवॉल्व अराउंड योर। तो हमको क्या करना है? एक सर्कल खींच लेना है। ठीक है, एक सर्कल 1 मीटर रेडियस का खींच लेना है और उसमें बीच में अपने फ्रेंड को खड़े रख देना है या आपने खड़े हो जाना है और अपने फ्रेंड को कहना है कि उसका चक्कर लगाओ, ऐसे लगाओ कि आपका फेस हमेशा मेरी ही तरफ हो। ठीक है, सो फ्रेंड इन सच अ मैनर डैट योर फेस ऑलवेज रिमेन टूवर्ड्स हिम। ठीक है, जब आप अपने फ्रेंड का चक्कर लगाएंगे तो आपका चेहरा हमेशा आपके फ्रेंड को ही देखेगा। ठीक है, तो इसको आप समझने के लिए जैसे ये समझ लीजिए कि ये आपका फ्रेंड है और ये आप है। ठीक है, तो जब आप इसका एक ही पोर्शन जो है वो आपका ये वाला पोर्शन, सपोज ये बटन वाला पोर्शन जो है, ये बटन वाला पोर्शन जो है आप जो है इसी साइड रखना चाहते हैं, आगे की साइड में। हम तो ये ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, ये मुड़ गया ऐसे करके ना, क्योंकि चांद भी पूरी तरीके से चक्कर लगाता है। आप घर में करके देखिएगा अपने से तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो कैन योर फ्रेंड सी योर बैक? हाउ मेनी रोटेशंस डिड यू कंप्लीट इन वन रिवोल्यूशन? द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ए सिमिलर मैनर। तो क्या होता है? द मून कंप्लीट्स 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एट इट्स कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो 1 रोटेशन ऑन 1 रिवोल्यूशन, 1 रोटेशन मतलब अपनी प्लेस पे ये पॉइंट है ना, यहाँ से एक ऐसे ये घूमा और ये वापस से अपनी प्लेस पे आ गया, इसको कहते हैं रोटेशन। ठीक है, और 1 रिवोल्यूशन मतलब एक अर्थ का चक्कर लगा के आना। ठीक है, तो अर्थ का एक पूरा चक्कर लगाने में और अपनी जगह पे एक बार पूरा तरीके से घूम के वापस आने में उसको सेम टाइम लगता है, एक जैसा टाइम लगता है। ठीक है, द मून कंप्लीट्स 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन ऑन अराउंड द अर्थ। तो इसी वजह से हम उसका एक ही हिस्सा देख पाते हैं, यही रीज़न है, क्योंकि अर्थ जो है अपने धुरी पे एक चक्कर अर्थ का लगाने में जितना टाइम लगाता है उतना ही टाइम वो अपने एरिया पे भी कंप्लीट होने में टाइम लगाता है। तो जैसे ये है, इसका एक चक्कर लगाना, इस चीज़ का एक चक्कर लगाना है इसको, तो ये धीरे धीरे रोटेट करते करते अपना मुंह हमेशा इसी की तरफ करके गया, ऐसे 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 करके गया। तो आप देखोगे कि एक बार पूरा घूमने में और एक बार पूरा चक्कर लगाने में ही ये पॉसिबल है कि ये अपना मुंह हमेशा इसकी तरफ ही रखे। तो अर्थ भी इसी तरीके से करता है, इस वजह से हम अर्थ का एक ही हिस्सा देख पाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं द मून सरफेस, मून के सरफेस के बारे में अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आप जब चांद को देखते हो तो आपको लगता है कि चांद के ऊपर कोई डिज़ाइन बना है, उसकी आँख, कान, नाक, मुंह, इस तरह से चांद को कहते हैं कि चांद के ऊपर दाग लगा हुआ है ना। रात में आपने बहुत सारे गानों में सुना होगा या कहानियों में सुना होगा। ठीक है, तो ये क्या है? चांद। ठीक है, द मून इज़ अ फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर पोएट्स एंड स्टोरी टेलर्स। तो बहुत ही ज़्यादा कहानी, किस्सों में, गानों में आपने चांद के बारे में सुना होगा। ठीक है, सो व्हेन द एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून दे फाउंड दैट द मून सरफेस इज डस्टी एंड barren. There are many craters of different sizes. It also has a large number of steeps and high mountains. Some of these are as high as the highest mountain on the earth. तो अर्थ का सरफेस इस तरीके से था, वहाँ खूब बैरन है, बिल्कुल डस्टी, धूल से भरा हुआ उनका एटमॉस्फेयर है
और बिल्कुल खाली है, वहाँ कोई घास नहीं है, कोई पानी नहीं, हवा नहीं, एटमॉस्फेयर नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, क्रेटर्स हैं, खाइयाँ हैं और बड़े बड़े पहाड़ हैं ऊंचे, जैसे एवरेस्ट की चोटियाँ हैं, बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी खाइयाँ, बड़े बड़े गड्ढे, बिल्कुल खाली बंजर, वहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे हम अर्थ पे सांस लेते हैं, वहाँ सांस लेने के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, कुछ नहीं रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो इतना खूबसूरत जो चाँद हमें दिखता है वो असल में वैसा नहीं है रियल लाइफ में। जब एस्ट्रोनॉट्स ने वहाँ पे लैंड किया तो उन्होंने ऐसा पाया, जैसे हम आप फोटो में देख सकते हैं ना, ये अर्थ का सरफेस ऑफ द मून, सॉरी सरफेस ऑफ द मून ये है, ठीक है। तो द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, इट हैज़ नो वाटर, कैन एनी लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून। तो जब उसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई वाटर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें, एटमॉस्फेयर जिसमें कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना, CO2 का प्रेजेंस होना, वाटर का प्रेजेंस होना, ये सारे दीज आर द एसेंशियल थिंग्स for life to get continue or to get sustain on any planet. So these were absent, these primary essential things were absent on the moon. So there were no life on the moon. तो चाँद पे कोई भी जीवन नहीं है और इसको कंफर्म किया गया है एस्ट्रोनॉट्स के थ्रू बहुत सारे रिसर्च में, ठीक है। सो अब पूछो का क्या सवाल है ये हम देखते हैं। कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून। तो पूजो कह रहा है जब वहाँ पानी नहीं है, हवा नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो हमने तो साउंड चैप्टर में पढ़ा था ना, आवाज़ सुनने के लिए हमको क्या चाहिए, कोई मीडियम चाहिए, है ना। तो या वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है, यही तीनों मीडियम में साउंड ट्रैवल करता है। तो मून पर तो ऐसा कुछ है नहीं, तो साउंड ट्रैवल कैसे करता है। तो हम सुन सकते हैं क्या मून पे हम कोई साउंड नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर ही नहीं है, हवा ही नहीं है। तो हम कैसे सुनते हैं साउंड, जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो लोग कैसे बात करते हैं, ठीक है। सो पहेली का यही क्वेश्चन है कि वी लर्न इन चैप्टर 13 दैट साउंड कैन नॉट ट्रेवल व्हेन देयर इज नो मीडियम, देन हाउ कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून। हम मून पे कैसे सुनते हैं साउंड, एस्ट्रोनॉट्स आपस में बात कैसे करते होंगे। तो बिकॉज एस्ट्रोनॉट्स जो है मून पे जब जाते हैं तो वो रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है। तो वहाँ पे वो रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं, फाइन। सो डिड यू नो, अब हम पढ़ते हैं डिड यू नो, एक बहुत ही रोचक जानकारी है कि ऑन जुलाई 21, 1969 इंडिया टाइम में द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। ही वॉज फॉलोड बाय एडविन एल्ड्रिन। तो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने पहली बार चांद की धरती पे कदम रखा, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 21 जुलाई 1969 की बात है, ठीक है। तो पहली बार हमने चांद के ऊपर कदम रखा, ये फ़ोटो देख सकते हैं आप, इस तरह से चांद का सरफेस दिखता है, ठीक है। सो एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून, इट इज़ दिस फिगर इज़ फ्रॉम नासा। एंड दूसरे जो आदमी जिन्होंने दूसरी बार कदम रखा हुआ है एडविन एल्ड्रिन, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मून and its different shapes and its different phases, ठीक है। तो and still if you have any doubts then you can write in the comment section, I will surely reply. Thank you.